प्यारे बच्चों, ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। मैं BC रमपुरिया, अध्यापक GRV, विषय सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में मैं आपको 4th पार्ट अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसके पहले आपने पढ़ा था कि आपके सोचने का जो विचार है, आय और अन्य लक्ष्य, क्योंकि व्यक्ति अलग अलग होते हैं, उनकी जो सोचने का नज़रिया होता है वो अलग होता है और उसी के हिसाब से उसकी आय और उसके लक्ष्य अलग अलग होते हैं। इसके आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ राष्ट्रीय विकास। हमारा देश या कोई भी देश ले लीजिए, उस राष्ट्र का विकास कैसे हो सकता है, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। यदि लोगों के लक्ष्य भिन्न हैं तो उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में भी धारणा भी भिन्न होगी और ये निश्चित है कि लोगों के विचार अलग होते हैं। आपस में इस विषय पर चर्चा कीजिए कि भारत को विकास के लिए क्या करना चाहिए। हम आपस में इस पर विचार भी कर सकते हैं। संभव है कि कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों ने उपर्युक्त प्रश्नों के अलग अलग उत्तर दिए होंगे। यदि हम किसी से भी कोई क्वेश्चन करते हैं इस बारे में, तो कोई अपना अलग उत्तर बताता है, कोई अलग अपना उत्तर बताता है। इस तरह से यानी उसके भिन्न भिन्न आंसर भी होंगे। हो सकता है कि आपने स्वयं इन प्रश्नों के बहुत से उत्तर सोचे हों और उनमें से किसी एक के विषय में आप स्वयं भी निश्चित ना हो कि आखिर हम इसकी परिभाषा क्या दे सकते हैं। यह समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न या परस्पर विरोधी हो सकती हैं। यानी विभिन्न लोगों की धारणाएं, जो उनकी सोचने की शक्ति है, वो अलग अलग हो सकती है और आपस में परस्पर विरोधी भी होती है। लेकिन क्या सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है, या यदि परस्पर विरोधी है तो निर्णय कैसे किया जाए? सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राय क्या होगी, ये हमारे लिए एक प्रश्न चिन्ह बनता है। हमें यह भी सोचना होगा कि क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है। क्या इस विचार से बहुत से लोगों को लाभ होगा या कुछ को ही? राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन सब प्रश्नों पर विचार करना है, क्योंकि राष्ट्रीय विकास का मतलब होता है कि लगभग यानी सभी व्यक्तियों तक इसका विकास होना चाहिए। सभी व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार किया जाए। आइए इन पर हम विचार करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है। एक जहाज ने 500 टन तरल जहरीले अवशेष एक शहर के खुले कूड़ेघर और आसपास के समुद्र में डाल दिए। एक जो जहाज था, उस जहाज ने 500 टन तरल पदार्थ का मतलब होता है जो गीला होता है, जहरीले अवशेष एक शहर के खुले कूड़ेघर और आसपास के समुद्र में डाल दिया। वहीं पर समुद्र था तो उसमें भी डाल दिया उसने। यह अफ्रीका देश के आइवरी कोस्ट में अबिजान शहर में हुआ। जो अफ्रीका देश है, वहाँ की एक शहर का नाम है अबिजान। वहाँ पर इस तरह का हादसा हुआ। इन खतरनाक जहरीले अवशेषों से निकलने वाले धुएं से लोगों ने जी मितलाना, चमड़ी पर ददोरे पड़ना, जो लाल लाल ददोरे हो जाते हैं वो, बेहोश होना, दस्त लगना इत्यादि की शिकायतें की। इस तरह से उन्होंने अपनी अलग अलग शिकायतें की कि मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। उसका मुख्य कारण जो जहरीला अवशेष था वो है। 1 महीने के बाद 7 लोग मारे भी गए, 20 अस्पताल में भर्ती हुए और विषाक्तता के कारण 26,000 लोगों का इलाज भी किया गया। पेट्रोल और धातुओं से संबंधित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने आइवरी कोस्ट की एक स्थानीय कंपनी को अपने जहाज से जहरीले पदार्थ फेंकने का ठेका दिया था। यानी आप अपने जहाज से ये जहरीला पदार्थ यहाँ से फेंक दीजिए, उसको ठेका पर दिया गया था। तो इसने इस तरह का काम किया। अब यहाँ पर बात आती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। यदि विकास की धारणा में भी भिन्नता और परस्पर विरोध हो सकता है, तो निश्चित रूप से
विकास के तरीक़ों में भी भिन्नता हो सकती है, क्योंकि सभी लोगों का सोचने का ढंग अलग होगा। अगर आप ऐसे किसी विवाद से परिचित हैं तो आप विभिन्न व्यक्तियों के तर्क जानने का भी प्रयास करेंगे, या आप लोगों से बातचीत करके या अखबार और टेलीविज़न के माध्यम से भी आप जान सकते हैं। इस तरह से यानी उन्होंने ये किया, लेकिन उसने राष्ट्र की हित की दृष्टि से थोड़ी किया, उसने केवल अपना काम किया, तो ये कोई राष्ट्रीय विकास नहीं कहलाएगा। अब इसके बाद आता है विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए। जो देश होते हैं उन देशों की तुलना कैसे की जाए अलग देशों से। आप पूछ सकते हैं कि अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है तो फिर कुछ देशों को विकसित और कुछ को अविकसित कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि विकासशील देश भी होते हैं, विकसित देश भी होते हैं, अविकसित देश भी होते हैं। तो आखिर जब विकास का अर्थ केवल अलग अलग हो सकता है तो इसका अर्थ ये भी हुआ कि विकसित देश भी होते हैं, अविकसित देश भी होते हैं और विकासशील देश भी होते हैं। इससे पहले कि हम इस विषय पर आएँ, एक अन्य प्रश्न के बारे में भी सोचते हैं, आखिर उसकी तुलना भी हम किसी से करते हैं। जब हम भिन्न भिन्न चीज़ों की तुलना करते हैं तो उसमें समानताएं और अंतर दोनों हो सकते हैं। उसमें समानताएं भी होती हैं और उसमें अंतर भी होते हैं, अर्थात ये दोनों भी हो सकते हैं। हम इनकी तुलना करने के लिए किन पहलुओं का प्रयोग करते हैं, कक्षा में विद्यार्थियों को ही देखते हैं। हम विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं, उनमें ऊंचाई, स्वास्थ्य, प्रतिभा और रुचि के अनुसार अंतर है। किसी की ऊंचाई अधिक है, किसी की कम है, किसी की मीडियम है, किसी का स्वास्थ्य अच्छा है, किसी का अति उत्तम है, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उसके प्रतिभा पर भी विचार करते हैं कि उसकी बुद्धि लब्धि कैसी होगी, उनकी रुचि कैसी होगी, अर्थात सभी में किसी न किसी प्रकार से अंतर मिलता है। हो सकता है कि सबसे स्वस्थ विद्यार्थी सबसे पढ़ाकू विद्यार्थी ना हो। पढ़ाकू का मतलब होता है अधिक पढ़ने वाला वो ना हो। सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी हो सकता है कि मृतता व्यवहार न रखता हो, उसमें ये भी विचार हो सकता है, ये भी उसमें भिन्नता हो सकती है। तो हम विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं, हम जो मापदंड प्रयोग करेंगे वह तुलना के उद्देश्य पर निर्भर करेगा। खेलकूद टीम, वाद विवाद टीम, संगीत टीम या पिकनिक के लिए टीम, सबके चयन के लिए अलग मापदंड होंगे। कोई खेलकूद में अव्वल होता है तो कोई वाद विवाद टीम में अव्वल होता है, कोई संगीत या कोई पिकनिक के हिसाब से। इस तरह से हम उसका चयन कर लेते हैं, उसका मापदंड भी हम माप सकते हैं। इस तरह से हम उसकी तुलना एक दूसरे से कर सकते हैं। फिर भी अगर हमें किसी उद्देश्य से कक्षा के विद्यार्थियों की समग्र प्रगति के बारे में मानक चाहिए तो हम उसे कैसे चुनेंगे। अब इसके बारे में हमको कुछ सोचना है कि हम आखिर उसकी तुलना किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि हमें उसके सर्वांगीण विकास के लिए भी उसके बारे में मानक चाहिए। सामान्यतया हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशिष्टताएं लेकर के उनके आधार पर तुलना करते हैं। तुलना के लिए क्या महत्वपूर्ण विशिष्टताएं चुनी जाएं, इस पर मतभेद भी हो सकते हैं। विद्यार्थियों का मित्रतापूर्ण व्यवहार और सहयोग भावना, उनकी रचनात्मक या उनके द्वारा प्राप्त अंक, इनके आधार पर भी हम यानी उनकी योग्यता का चयन कर सकते हैं। यही बात विकास पर भी लागू होती है। देशों की तुलना करने के लिए अब उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है, क्योंकि जिनकी आय कम होगी तो निश्चित है कोई वो उतना विकसित नहीं है जितना कि अधिक आय वाला मतलब देश हो सकता है। यह इस समझ पर आधारित है कि अधिक आय का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना। जिनमें मानव की आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को सभी वस्तुओं का अधिक होना उसकी अधिक आय का स्रोत है। जो भी लोगों को पसंद है और जो उनके पास होना चाहिए ये उन सभी वस्तुओं की अधिक आय के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि उनकी जितनी आय होगी उसके हिसाब से वो उसका चयन करेंगे और चयन के हिसाब से वो अपनी आय को और अधिक बढ़ाने में सक्षम होंगे।
इसीलिए ज़्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है। अब एक देश की आय क्या है, ये हमारे लिए प्रश्न होता है। अंतर्दृष्टि से किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है। इससे हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है। किस तरह से आय ज्ञात होती है, हम किस तरह से उसकी तुलना करते हैं, जिससे हम प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतनी उपयुक्त माप नहीं है, क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है किसी एक देश की जनसंख्या उतनी किसी दूसरे देश की जनसंख्या है। ये सबसे बड़ी बात है कि जनसंख्या पर भी निर्भर करती है। यदि अधिक जनसंख्या होगी तो निश्चित है कि वहाँ की आय कम ही होगी। कुल आय की तुलना करने से हमें यह ज्ञात नहीं होगा कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है। क्या एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से बेहतर हैं, इसलिए हम औसत आय की तुलना करते हैं। यानी उस देश की औसत आय निकालते हैं, जो कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर के निकाली जाती है। उस देश की कुल आय क्या है और उस देश की कुल जनसंख्या कितनी है, इससे औसत आय की हम निकाल सकते हैं। अर्थात इस औसत आय को हम प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। तो किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है, उसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। इस तरह का फॉर्मूला अवश्य आता है, इसको आप ध्यान रखिए। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों का वर्गीकरण करने में इस मापदंड का प्रयोग किया जाता है। आपने देखे होंगे कि यानी हर वर्ष यानी इस तरह की यानी माप आती है, कौन सा देश विकसित है, अर्थात वो कितने नंबर पर है। वे देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय USS 12,056 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष या उससे अधिक है, उससे समृद्ध देश। और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय US के अनुसार 995 प्रति वर्ष है या उससे कम है, उन्हें निम्न आय वाला देश कहा जाता है। तो ये 2017 के अनुसार इसमें बताया गया है, क्योंकि उसके प्रति व्यक्ति आय 2017 में केवल US के अनुसार 1820 व्यक्ति प्रति वर्ष थी। समृद्ध देशों, जिनमें मध्य पूर्व के देश और कुछ छोटे देश शामिल नहीं हैं, वो आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है। इस तरह से जिसकी आय अधिक होगी वो यानी विकसित देशों की श्रेणी में आता है, जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, रूस, ये सब यानी विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। अब इसके आगे अब हम जानते हैं औसत आय। वैसे तो इसका फॉर्मूला बता दिया गया है, अब इसको और भी यानी इसकी और डेफिनेशन सुन लीजिए। यद्यपि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, फिर भी यह असमानताएं छुपा देते हैं। अब क्या क्या असमानता छुपा देते हैं, उदाहरण के लिए जैसे दो देश, अब दो देशों के नाम दिए गए हैं, का और खा पर विचार हम करते हैं। सरलता के लिए हम मानते हैं कि प्रत्येक देश में 5 निवासी हैं। तालिका 1.2 में दिए आंकड़ों के अनुसार दोनों देशों की औसत आय निकालिए। अब ये तुलना दी गई है, दो देशों की तुलना। पहला देश का दिया गया है, दूसरा देश खा दिया गया है। नागरिकों की मासिक आय, इसमें पहले नंबर पर 9500 है और दूसरा जो देश खा है उसकी आय है 500। नंबर 2 पर 10,500 है। इसके बाद में देश खा जो दिया गया उसकी भी 500 है। इस तरह से तीसरे नंबर पर 9,800 दिया गया है मासिक आय यहाँ के नागरिकों की, लेकिन जो देश खा है उसकी भी 500 है। इस तरह से जो 4 नंबर पर आता है उसकी औसत आय 10,000 है, लेकिन जो अगला देश यानी खा है उसकी औसत आय मान ओनली 500 रुपये ही है। ठीक इसी तरह से 5 नंबर पे आता है अब 10,200 रुपये। अब इसकी औसत आय 48,000 दी गई है। क्या आप इन दोनों देशों में रह कर के समान रूप से सुखी होंगे, ये हमारे लिए एक प्रश्न रहता है। क्या दोनों देश बराबर विकसित हैं? शायद हम में से कुछ लोग
देश खा में रहना पसंद करेंगे। क्यों रहना पसंद करेंगे? अगर हमें यह आश्वासन हो कि हम उस देश के 5वें नागरिक होंगे, लेकिन अगर हमारी नागरिकता संख्या लॉटरी के द्वारा निश्चित होगी तो शायद हम में से ज़्यादातर लोग देश का में रहना पसंद करेंगे। जब इस तरह के सिस्टम है तो निश्चित है कि हम चाहेंगे कि हम देश खा में यानी रहना हम पसंद करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि यद्यपि दोनों देशों की औसत आय एक समान है, देश का के लोग ना तो बहुत अमीर हैं और ना बहुत गरीब हैं, जबकि देश खा के ज़्यादातर नागरिक गरीब है और एक व्यक्ति बहुत अमीर है। इसीलिए यद्यपि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, लेकिन इससे यह पता नहीं चलता है कि यह आय लोगों से किस प्रकार से वितरित है। तो इस तरह से उसका आकलन भी दिया गया है उसका कि हम किस तरह से एक देश की तुलना दूसरे देश से कर सकते हैं। और जब इस तरह की आय होती है कि जहाँ पर यानी देश खा में समानता है और एक व्यक्ति ऐसा निकल आता है जिसकी आय यानी 48,000 रुपया मासिक आय होती है, और जबकि जो दूसरा का देश दिया गया है उसकी आय लगभग यानी समान रहती है। इस तरह से यदि लॉटरी का सिस्टम दिया जाएगा तो हम उसमें से खा देश में रहना पसंद नहीं करेंगे, हम खा देश में रहना ही पसंद करेंगे। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे मैं अब अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। अरे बनता ही